जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत एक बार फिर आप लोगों के बीच में उज्जवल और परिवार की तरफ से अपनी एक और क्लास लेकर के हाजिर हूँ। और दोस्तों जो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो ज्योग्राफी की है, भूगोल। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और उसमें जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारत की भौगोलिक स्थिति। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जहाँ हमने इस टॉपिक को छोड़ा था इससे पहले 2-3 क्लासें निकल चुकी हैं, आप लोगों को पता है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा भाई? भारत की भौगोलिक स्थिति। हम पढ़ रहे हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। ओके दोस्तों, इससे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति को लेकर के अपनी 2-3 क्लासें निकल चुकी है। जो मेरे मित्र पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले वाली क्लासें हमारी जरूर देखें। उज्जवल कोचिंग कैंपस के नाम से हमारे यूट्यूब पे जो चैनल चल रहा है उसमें आप जाकर के प्ले लिस्ट में आप हमारी भूगोल की या ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं उसकी क्लासें आप देख सकते हैं। वैसे हम सब सब्जेक्ट की क्लास डाल रहे हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट उनको सबको पता है इस बारे में। चलिए दोस्तों, जहाँ पर हमने इस टॉपिक को छोड़ा था वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ, आप लोगों के बीच में जरूरी है थोड़ा खाका, क्योंकि भूगोल या भाई ज्योग्राफी है वो बिना मैप के संभव कम है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए भाई, और इसके लिए हमें थोड़ा सा जरूरी है क्या? मैप, अपना भारत का मैप। ओके भाई, ये आपका टूटा फूटा थोड़ा सा जो भी है आप लोगों के सामने है, ये अपना मैप है। हम इसको देखिए भाई, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना लेकिन फिर भी है जो भी है आप लोगों के सामने है। हमने यही टॉपिक छोड़ा था, हम जो बात कर रहे थे भौगोलिक स्थिति की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, भारत का उत्तरतम बिंदु कहाँ है, भारत का कितने अक्षांश विस्तार क्या है, देशांतर विस्तार क्या है, भारत कहाँ पर अवस्थित है। ये सारी की सारी बातें पिछली क्लास के अंदर हो चुकी हैं। जिसको इनके बारे में जानकारी लेनी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, आप अपनी पीछे वाली क्लास में जाकर के जो उज्जवल कोचिंग कैंपस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोग देख सकते हैं। हमने बताया था भाई आप लोगों को कि भारत की जो लंबाई है, या मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई है वो कितनी है। तो मैंने बताया था आपको 32-14 किलोमीटर है। और दोस्तों चौड़ाई की बात करें, हम चौड़ाई बोले तो अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम तक की तो ये कितनी है? 29-33 किलोमीटर है। और इन दोनों के अंदर जो अंतर था वो था 281 किलोमीटर भाई। हम यहां पे खड़े थे भाई, हमने अपनी जो क्लास छोड़ी थी वो यहां पर छोड़ी थी। अब देखिए दोस्तों, हमने बात करी भारत की लंबाई की बात करी, या मैं ये कहूं कि उत्तर से दक्षिण तक की बात करी। उसके बाद हमने पूर्व से पश्चिम तक की बात करी। अब यहां पर क्वेश्चन ये भी बन जाता कि भारत की टोटल जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, भारत की टोटल स्थलीय सीमा कितनी है। यहां पर क्वेश्चन बनता भारत की टोटल स्थलीय सीमा कितनी है, तो ये कितनी भाई? 15,200 किलोमीटर। ये भी शायद मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आप लोगों को रिपीट हो रही है तो अच्छी बात है। 15,200 किलोमीटर। अब यहीं पे एक बात और आती है, देखिए ये क्या है? ये सागर है भाई, ये पूरा सागर है, पानी है। भारत हिंद महासागर की तरफ निकला हुआ। मैं आगे चल के इस पॉइंट पे बात करूंगा आपसे। तो यहां पर हम क्या लेते हैं? यहां पर हम लेते हैं भाई तटीय रेखा, तटीय सीमा रेखा। यहां पर हमने सीमा रेखा की बात करी, भारतीय सीमा रेखा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं भारतीय तटीय सीमा रेखा कितनी है। भारतीय तटीय सीमा रेखा कितनी है? तो भारतीय तटीय सीमा रेखा है वो कितनी भाई? 6100 किलोमीटर। कितनी भाई? 6100 किलोमीटर। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि भारत की टोटल तटीय सीमा रेखा कितनी है। भारत की टोटल तटीय सीमा रेखा की बात करें तो यहां पर हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह, यहां पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये भी तो भारत का हिस्सा है। टोटल अगर बात करें तो फिर इनकी भी तो तटीय सीमा रेखा पूरी की पूरी काउंट करनी पड़ेगी। तो ये
टोटल जो तटीय रेखा रहेगी, सीमा रेखा रहेगी, वो रहेगी हमारी 7,516.6 किलोमीटर मान सकते हैं इसको, 7,516 किलोमीटर के करीब ये रहेगी। और यहीं पर देखो, अगर हम बात कर रहे हैं तटीय रेखा की, देखिए क्वेश्चन दोबारा से आप लोगों के बीच में आ सकता है कि भारत की टोटल तटीय रेखा कितनी है, तो 7516 किलोमीटर। अगर तटीय रेखा पूछता है तो 6100 किलोमीटर। अब बात तटीय रेखा है क्या? तटीय रेखा वो जो समुद्र के साथ साथ या पानी के साथ साथ जो लग रही है, या समुद्र के साथ जो रेखा लग रही है, सीमा रेखा लग रही है, उसका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है कि जब टोटल तटीय सीमा रेखा भारत की 7516 किलोमीटर है, तो आज की डेट की बात करूं तो भारत में स्टेट कितने हैं? आज की डेट की बात करूं तो भारत में जो स्टेट है वो कितने भाई? 28। और यूटी कितनी है? यूटी संघ क्षेत्र, या जिनको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं या यूनियन टेरिटरी बोलते हैं जिनको, वो कितने भाई? 8। यहां पर बात करूं मैं, हम तटीय रेखा की बात करें, तटीय रेखा स्टेट 28 है, यूटी 8 है, तो यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है मेरे मित्रों। क्वेश्चन क्या आ जाता है कि किस राज्य की सबसे ज्यादा तटीय सीमा रेखा है? किस राज्य की सबसे ज्यादा तटीय सीमा रेखा लगती है? तो किसकी भाई? गोवा, सॉरी गुजरात। सबसे ज्यादा तटीय सीमा रेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। जब हम देखिए राज्य की बात कर रहे हैं, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? सिर्फ राज्य की बात हो रही है कि राज्य में सबसे ज्यादा तटीय सीमा रेखा किस राज्य की है, सिर्फ राज्य की बात हो रही है। तो राज्य में मैं आप लोगों से बात करूं तो राज्य की कितनी? गुजरात की 1214 किलोमीटर तटीय रेखा है। जब सबसे बड़े की बात कर रहे हैं हम, सबसे बड़ी सीमा रेखा, सबसे बड़ी तटीय सीमा रेखा गुजरात राज्य की है, तो यहीं पे एक क्वेश्चन और भी बन जाता है आप लोगों का कि सबसे छोटी तटीय रेखा किसकी है? तो सबसे छोटी जो तटीय रेखा रहेगी मेरे मित्रों, छोटी, वो किसकी रहेगी? गोवा। और गोवा की कितनी है भाई? 151। गोवा की कितनी है? 151। यहां पर सिर्फ मैंने बात करी तटीय रेखा की, तटीय सीमा रेखा कितनी है, मैं यहां से चला, तटीय सीमा रेखा भारत की 6100 किलोमीटर है। अगर टोटल तटीय रेखा सीमा पूछी जाती है तो 7516 किलोमीटर है। अगर स्टेटों की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेट की तटीय सीमा रेखा है, तो वो किसकी है भाई? गुजरात की है। कितनी? 1214 किलोमीटर है। और मेरे मित्रों, जब सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी तटीय रेखा किस राज्य की लगती है। क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखना, अगर यह पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी तटीय रेखा स्टेट व यूटी में सबसे छोटी रेखा किसकी, तो आंसर दूसरा चेंज हो जाएगा इसका। अगर यह पूछा जाता है कि सबसे छोटी किस तटीय रेखा किस स्टेट की है, तो वो गोवा की है, वो 151 किलोमीटर है। कितनी भाई? 151 किलोमीटर है। और आपका यहां से लटक रहा है शायद ये गोवा, यहां से होगा मेरे ख्याल में भाई गोवा। ओके, उसके बाद बात करें हम, ये तो होगी सिर्फ स्टेट की बात। दोनों को मिला के अगर यूनिक क्वेश्चन बनता है, यूनिक क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेट और यूटी में, यूनियन टेरिटरी में या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी सीमा रेखा किसकी लगती है, सबसे बड़ी सीमा रेखा किसकी लगती है, तो मेरे मित्रों यहां पर एक जगह है, आप लोगों को पता है, ये भारत का हिस्सा है। कौन सा भाई? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी सबसे बड़ी लगती है। और ये 1900 कितनी भी आप लोगों को बता देता हूं, ये 1962 किलोमीटर है। इसकी जो अंडमान निकोबार की जो लंबाई है कितनी? 1962 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन करेगा, देखिए कि सबसे बड़ी तटीय रेखा स्टेट व यूटी में सबसे बड़ी तटीय रेखा भारत के किस क्षेत्र की लगती है, तो किसकी लगती है? अंडमान निकोबार की। कितनी है भाई? 1962 किलोमीटर। अब जब सबसे बड़ी की बात हो रही है यहां पर, तो मैं सबसे छोटी भी बता दूं आपको, सबसे छोटी किसकी लगती है भाई? दीव दमन। इसकी कितनी है? 27 किलोमीटर भाई। सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दीव दमन। देखिए अब क्या है, अगर वर्तमान की बात करें तो दीव दमन शामिल कर दिया गया दादर नगर हवेली में, क्योंकि इससे पहले दीव दमन और जो दादर नगर हवेली थी, मैं देखिए जब अभी आपको यूटी पढ़ाऊंगा पूरा तो मैं बताऊंगा, एक बार अभी मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। फिलहाल आप ये देखें, सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो दीव दमन की लगती है। कितनी लगती है? 27 किलोमीटर।
यहां तक क्लियर हो गया। मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेट कितने 28, यूटी कितने 8। यूटी में अगर हम बात करें 8, आज की वर्तमान की बात करूं, पहले मैं एक बार पहले की बात करूं तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली, अपना चंडीगढ़ हो गया नंबर 1, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 पुदुचेरी, नंबर 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नंबर 5 लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, द्वीप दमन। ये आप लोगों के पहले 7 थे। उसके बाद 5 अगस्त, देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता भाई। 5 अगस्त 2019 को एक घोषणा हुई और उस घोषणा के तहत आपका एक स्टेट कम कर करके तो उस एक स्टेट के 2 हिस्से बना करके 2 यूटी में तब्दील कर दिया। मेरे मित्रों, यहां पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि घोषणा कब करी और यूटी बना कब। ध्यान रखना भाई इस चीज का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल करके आता है यहां से कि भाई जो लास्ट यूटी बने थे 2, तो यूटीओ में हम बात करें कि लास्ट यूटी की घोषणा कब करी गई थी, तो 5 अगस्त 2019 को 2 यूटी जे&के और लद्दाख 5 अगस्त को घोषणा करी गई है। और प्रभाव में कब लाया गया है, यानी कि उनको लागू कब किया गया है, 31 अक्टूबर 2019। तो मेरे मित्रों, अगर पूछा जाए कि बने कब, तो 31 अक्टूबर 2019 को, और इसकी घोषणा कब की गई, 5 अगस्त 2019 को। यह आप लोगों का यहां पर यूट्यूब को लेकर के एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अब साथ ही जैसे 9 हो गए, 9 से 8 हो गए हैं वापस, तो इन 8 यूट्यूब में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, जे&के। सबसे बड़ा यूटी पूछा जाए आप लोगों से तो कौन सा भाई, ध्यान रखना, जे&के। सबसे बड़ा यूटी जे&के हो गया। अब मैं यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा आपको। देखिए यूटी क्या है, भारत सरकार का, जो भारत है, भारत का एक हिस्सा होता है। यूटी होता क्या है, कई स्टूडेंट है मेरे जैसे जिनके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर यूटी बोल रहे हैं, संघ क्षेत्र बोल रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोल रहे हैं, ये है क्या। वैसे इसका टॉपिक अलग भी चलेगा, लेकिन यहां पर मैं बताना उचित समझूंगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है। देखिए कुछ इशूज होते हैं, या तो जैसे दिल्ली है, पूरे देश की राजधानी है, इस टाइप से, या फिर बहुत दूर दराज में जो क्षेत्र है वहां पर ये भारत संघ का हिस्सा होता है। और यहां पर जो शासन होता है वो राष्ट्रपति का शासन होता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति का शासन होता है। राष्ट्रपति अपना क्या बोलते हैं इसको, हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट केंद्र का राज होता है। जैसे स्टेट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूटी एंड स्टेट, स्टेट के अंदर अपनी स्टेट की सरकार होती है और यूटी के अंदर क्या होता है कि केंद्र सरकार की चलती है। ऐसा नहीं है किसी यूटी में सरकार नहीं है, हो भी सकती है यूटी में सरकार, जैसे कि पुदुचेरी में, दिल्ली में है, जे&के में तो नहीं अभी फिलहाल। अपना जैसे पुदुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, इनमें सरकारें हैं, विधानसभा है, विधानसभा और मंत्री परिषद हो सकती है यूटी में, नहीं भी हो सकती। लेकिन इनका जो आधिकारिक रूप से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होता है, जो जिसको उपराज्यपाल भी बोला जाता है, उसके अंडर ये रहते हैं। अब उपराज्यपाल को कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। अब देखिए मैंने एक लाइन बोली कि यूटी में केंद्र सरकार का शासन होता है। केंद्र सरकार का शासन कैसे होता है, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि राष्ट्रपति, मैंने राष्ट्रपति भी बोला, राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर काम कराए जाते हैं, राष्ट्रपति की नॉलेज में काम होते हैं। मैं मित्रों यहां पर एक बात और आपको गहरी क्लियर करने वाला हूं, वो क्या है, राष्ट्रपति किस पे काम करता है, राष्ट्रपति किसके कहने पर काम करता है। आप लोगों को बेटर अंडरस्टूड, मैंने कई बार बताया भी है, किसके कहने पर काम करता है, केंद्र सरकार के कहने पर काम करता है। जो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है और उन्हीं की सलाह पर चुनाव करता है। जैसे राज्यपाल को भेज दिया चुन करके, तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट रूप से किसका होगा, केंद्र सरकार का। यदि सरकार है, विधानसभा बना रखी है, फिर भी विधानसभा बना रखी है, फिर भी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे कानून या लीगल जो उनको लागू करने होते हैं। कुछ में तो क्या होता है कि विधानसभा में पास होने के बाद भी यूटी को राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। मेरी बात समझ रहे हैं। कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जिनको मान लो विधानसभा ने पास कर दिया, कुछ विशेष कानून हैं जिनको विधानसभा पास करने के बाद भी राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है, और कुछ ऐसे भी कानून हैं जिनको बनाने से पहले ही, पास तो बाद की बात है, पहले ही राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए वीकेंड से हम कह सकते हैं कि जो यूटी, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर केंद्र सरकार का प्रभुत्व है, वहां पर केंद्र सरकार काम करती है। किस प्रकार से करती है वो मैंने आपको समझाया। एक बार मोटे तौर पे बात करूं तो राष्ट्रपति उपराज्यपाल को भेजता है, उपराज्यपाल राष्ट्रपति भेजता है, लेकिन किसके कहने पर, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद के बाद ही, डिस्कशन होने के बाद ही उन्हीं के इशारों पर काम करता है। ये आप लोग बेटर अंडरस्टूड हैं। ये अपना क्या था,
वहां पर यूटी में विधानसभा हो भी सकती है, विधानसभा नहीं भी हो सकती, मंत्रिपरिषद हो सकता है, नहीं हो सकता, ये कोई मैटर नहीं करता। फिलहाल आप लोगों के सामने क्वेश्चन एक निकल करके ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता लग गया होगा मोटे तौर पे कि केंद्र शासित प्रदेश होते कौन से हैं। इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, अपनी अलग संस्कृति भी हो सकती है, अपना दूर दराज क्षेत्र भी हो सकता है, जनसंख्या कम भी हो सकती है, ये किसी भी मैटर के ऊपर यूटी बनाए जा सकते हैं। 5 अगस्त को जब यूटी बनाए गए थे, धारा 370 और अधिनियम 35 अल्फा खत्म किया गया था, तब 2 यूटी बन करके आए थे। ये करंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता, आपको पता होना चाहिए बने कब थे, प्रभाव में कब आए, मतलब घोषणा कब करी और कब ये लागू हुए। अब यहां पर जब यूटी की बात चल रही है, द्वीप दमन का जिक्र आया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जिक्र आया, तो मैं बता दूं द्वीप क्या है, थोड़ा सा बताऊंगा। द्वीप तो आप लोगों को पता भी है। देखिए यहां पर मुझे बताना पड़ेगा द्वीप क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन निकल करके आ रहा है, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट भी बन जाता है जब हम भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ रहे हैं। हालांकि भौगोलिक स्थिति से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो भौगोलिक स्थिति में है तो हमें उसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए होता क्या है, द्वीप, द्वीप क्या होता है भाई, जिसके चारों तरफ पानी हो, बिल्कुल सही बात है। प्रायद्वीप क्या होता है, जिसके 3 तरफ पानी हो, ठीक है। अंतरीप क्या होता है, अंतरीप वो होता है, जैसे देखो द्वीप की बात करी मैंने, हल्की सी बात करूं भाई, 2 मिनट का टाइम लूंगा, इसके चारों तरफ पानी, ये आपका द्वीप हो गया। अब देखो ये हिस्सा, इसके 3 तरफ पानी, ये हिस्सा क्या हो गया, प्रायद्वीप हो गया। लेकिन अंतरीप क्या हुआ, जैसे नकुला सा हिस्सा निकला और इसके 3 तरफ पानी, ये आपका अंतरीप हो गया। ये जब टॉपिक रहेंगे तो डीप आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यहां पे मैं कुछ बताना चाह रहा हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्वेश्चन आएगा, हाल ही में, हाल तो नहीं है अभी, खैर भाई दूसरा साल चल रहा है, हाल ही में किस द्वीप का नाम चेंज किया गया और किसने नाम चेंज किया, और किस द्वीप समूह में किसका नाम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबार द्वीप के 3 द्वीप समूहों का नाम चेंज किया गया है। आपको बता दूं 3 द्वीपों का नाम चेंज किया गया है। और कब किया गया है, 31 दिसंबर को, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता भाई, 31 दिसंबर 2018 को 3 द्वीपों का नाम चेंज किया गया है। पहला कौन सा द्वीप था, राष्ट्रद्वीप जिसको बोलते थे, राष्ट्रद्वीप, उसका नाम क्या रखे गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो पहला जो द्वीप था उसका नाम क्या, उसका क्या नाम रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जो दूसरा जो द्वीप था उसका जो नाम रखा गया है वो क्या था, उसका जो नाम था वो था शहीद द्वीप। उसका नाम जो चेंज किया गया है नील द्वीप, नील द्वीप को, ये था राष्ट्रद्वीप जिसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, दूसरा क्या था, दूसरा जो द्वीप था नील द्वीप, नील द्वीप का नाम रखा गया शहीद द्वीप। ओके, उसके बाद तीसरा द्वीप था हैवलॉक, इसका क्या रखा गया, सौराष्ट्र द्वीप। देखिए दोस्तों 3 द्वीपों के नाम चेंज किए गए। 31 अगस्त 2018 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 3 द्वीपों का नाम चेंज किया गया। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि 18 में किस द्वीप का नाम चेंज किया गया, तो 3 द्वीप कौन से हो गए, पहला हो गया राष्ट्रद्वीप, दूसरा हो गया नील द्वीप, तीसरा हो गया आपका ये अपना हैवलॉक द्वीप। राष्ट्रद्वीप का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र रखा गया, एंड जो दूसरा नील द्वीप है उसका शहीद द्वीप रखा गया, और तीसरा जो द्वीप है उसका जो हैवलॉक है उसका क्या रखा गया, सौराष्ट्र द्वीप के नाम से इनका नाम चेंज करके रख दिया गया है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। कब किया गया है ये, 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 को इन द्वीपों का नाम चेंज करके ये रखा गया है भाई। ये हम यहां पर तटीय रेखा की बात कर रहे थे, मैं एक बार रिवाइज करा दूं आप लोगों को, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए हमने तटीय रेखा की बात करी, ये आप लोगों को बताया 6100, उसके बाद 7500, फिर सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला स्टेट, फिर उसके बाद सबसे छोटा तटीय रेखा वाला स्टेट, फिर उसके बाद हमने बात करी कि भाई टोटल कितनी है वो आप लोगों को बताया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह समेत। उसके बाद फिर यूटी और उसमें बताया, फिर मैंने यूटी का जिक्र किया कि यूटी क्या है, ये आप लोगों को थोड़ा सा बताने की मैंने यहाँ पर कोशिश करी है। उसके बाद फिर हमने बात करी कि नाम चेंज किया गया किस द्वीप का, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से 3 द्वीप थे, इनका नाम चेंज यहाँ पर किया गया है। एक बार आप राइट डाउन कर लो इसको, और एक बार जैसे भी आप जो क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट और राइट डाउन करना तो राइट डाउन, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा भाई।
हो गया भाई आप लोगों का। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं। चलिए भाई देखिए, अगर जो कोई स्टूडेंट पहली बार देख रहा है वो भाई हमारी यूट्यूब चैनल की लिस्ट पे जाकर के देख सकता है भाई। और भी तीन क्लासें निकल चुकी हैं, इसी से संबंधित हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब तो मेरे ख्याल में आप लोगों के दिमाग से एक बात निकल चुकी होगी जो आपके दिमाग में घूम रही थी। कौन सी बात घूम रही थी? पता नहीं कब पेपर होंगे, कब क्या होगा। अब हर दूसरे तीसरे दिन नोटिफिकेशन आ रहे हैं। पहले सीपीओ के फॉर्म भरे गए हैं, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आया हुआ, एसएससी के नोटिफिकेशन, बहुत सारे नोटिफिकेशन चल पड़े हैं। देखिए मैंने एक दिन आपको पहले भी 3-4 महीने पहले भी बताया था आप लोगों को, इस समय रुकेगा नहीं, जो होना है वो होगा ही होगा। अब जिन्होंने स्टडी करी है वो उसका बेनिफिट मिलेगा उनको भाई, और जिन्होंने मेरी तरह सोए हैं 3-4 महीने उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर भी अभी समय है, जग जाओ, अभी भी समय है, आप समय को पकड़ सकते हैं। इससे पहले जो हमारी क्लास थी उस समय के ऊपर थी, 5-6 दिन बाद बीच में कुछ भाई हमारे रीजन्स थे, इशूज़ थे, उस वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आया क्लास लेकर के, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके आप लोगों के बीच में पहुँचा हूँ। तो आप पढ़िए, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। चलिए दोस्तों, हमने बात करी तटीय रेखा की, इसकी बात हो चुकी है, भारत की भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं। मैं अब एक बार एक पिक्चर क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों के बीच में। कई बार पूछा जाता है, अब मैं बात करूँ एक बार भारत व विश्व, भारत और विश्व कि भारत में भौगोलिक हिसाब से, भारत भौगोलिक हिसाब से विश्व में कहाँ पर है। वो अगर मैंने बात करी तो मेरी पहली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि भारत गोलार्ध के हिसाब से कहाँ पर है, उत्तर दक्षिण में। अगर हम इसको बात माने तो दक्षिण का विस्तार, दक्षिण एशिया के विस्तार में भी इसको, अगर एशिया की बात करें तो मध्य एशिया काउंट करते हैं, दक्षिणी मध्य एशिया काउंट करते हैं इसको, तो एशिया का, दक्षिण एशिया का विस्तार मानते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर एक बात और निकल करके आती है जो आप लोगों को शायद पता होनी चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आप लोगों को, जैसे ये पानी है, ये जो तटीय रेखा, तो यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ये है। अगर विश्व की बात करें, हम विश्व की बात करें तो विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर जिसके नाम पर ही सागर का नाम रखा गया है। आपको पता है ये पूरा ब्लू वाटर आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, भाई पानी है। अब आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि भारत कहां पर है। देखिए भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर है। प्रादीपीय स्थिति के कारण भारत को हम हिंद महासागर के, ये पूरा हिंद महासागर है भाई, ये पूरा क्या है, हिंद महासागर। और ये हिंद महासागर किसके नाम पर रखा गया है? हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। और हिंदुस्तान हिंद महासागर के शीर्ष के ऊपर काउंट होता है। अगर मेरे पास अगर कुछ ऐसा आला होता तो मैं आपको दिखाता कि किस प्रकार से लगता है, जैसे ग्लोब वगैरह के ऊपर है, तो नीचे की तरफ पूरा क्या है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर को 2 हिस्सों में बांटता है भारत। यहां पर जब भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ रहे हैं तो विश्व के साथ भी इसका एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन होना चाहिए। तो क्या है, 2 हिस्सों में बांटता। कैसे बांटता है? देखिए यहां से चला ये भारत और ये अंदर घुस गया। किसके अंदर घुस गया भाई? हिंद महासागर के अंदर घुस गया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, पता भी है, इसको आप अरब सागर के नाम से जानते हैं, अरब सागर। इसको आप बंगाल खाड़ी के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पूर्व में कौन सा हिस्सा पड़ता है, हिंद महासागर का कौन सा, तो कंफ्यूज नहीं होना। भारत के पूर्व में हिंद महासागर के हिस्से को किस नाम से जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी घुमा के कर लेगा। आप बता देंगे बंगाल की खाड़ी किधर, आपको पता है, लेकिन अगर ऐसे पूछ ले कि हिंद महासागर का कौन सा हिस्सा है या हिंद महासागर के हिस्से को किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी। और इधर वाले हिस्से को किस नाम से जानते हैं भाई? अरब सागर। इसलिए बोला जाता है कि भारत किसके शीर्ष पर है? भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर है। ये पश्चिम की बात करूं तो यूरोपीय देशों और दक्षिण एशिया के जो देश हैं, यूरोपीय देश और दक्षिण एशिया के देशों के साथ जोड़ता है। और अगर पूर्व की बात करूं, हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ जोड़ता है। तो ये विश्व का जब ज्योग्राफी चलेगी तो उसमें बताऊंगा, लेकिन हल्का हल्का आपको एक बार मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है भारत की व्यवस्था को लेकर के, भाई भौगोलिक स्थिति को लेकर के भारत के पूर्व में कौन सा जल सागर है या किस नाम से जाना जाता है, जहां पर हमारे बंगाल के खंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप अरब सागर में, तो ये हिंद महासागर के हिस्से ही हैं। ये आपको मैं बता रहा हूं भाई। चलिए दोस्तों, यहां पर जब इतनी बात होगी तो अब हम बात करेंगे एक बार, जब मैंने स्टेट की बात करी, स्टेट 28 है, यूटी 8 है, तो स्टेट में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से हमने बात करी। तो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो भारत विश्व में 7वें नंबर पर है। इसी हिसाब से अगर हम बात करें तो इन 28 स्टेटों में भारत में 1 नंबर पर कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें तो कौन सा राज्य भाई, कौन सा राज्य है? राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा राज्य है वो आप लोगों का कौन सा है? राजस्थान है। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, और सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा भाई? गोवा। सबसे बड़े की बात करी वो क्या है? राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा ये आपका गोवा है। ठीक है भाई, सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। अब यहां पर गोवा से मेरे को याद आ गया, 1-2 क्वेश्चन और भी बन जाते हैं आप लोगों को
कि गोवा भारत का राज्य कब बना? गोवा भारत का राज्य कब बना? 1987। मेरे मित्र बता भी देंगे 1987। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। कोई आपसे ये पूछ लेगा कि 1987 में गोवा राज्य बना था, ठीक है, कौन सा राज्य था भाई दोस्तों? 25वां। कौन सा राज्य था? भारत का 25वां। अब यहां पर भी समाप्त नहीं होती बात भाई। यहीं से ये पूछा जा सकता है आपसे, सबसे बाद में ऐसा कौन सा हिस्सा था जो सबसे बाद में भारत में मिलाया गया? जब सबसे बाद में भारत में मिलाया गया तो सन पूछेगा आपसे कि आपको पता है गोवा मिलाया गया, तो गोवा भारत का हिस्सा कब बना, या गोवा भारत के क्षेत्र में शामिल कब किया गया? तो मेरे भाइयों 1961। यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं कि गोवा किसके अधीन था। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिना मतलब कुछ देखे वैसे मैं छोड़ रहा हूं क्लास के अंदर क्वेश्चन है। गोवा लास्ट तक किसके अधीन था? लास्ट और फर्स्ट तक, फर्स्ट में किसके अधीन था और लास्ट में किसके अधीन था? एंड देन 1961 के बाद इसे शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं होते गोवा को लेकर के भाई, गोवा को लेकर के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं होते। ये पूछ लेगा कोई, ठीक है राज्य बना, आपको पता है राज्य कब बना? 1987 में बना, आपको पता है, ठीक है 25वां बना, आपको पता 1961 में भारत का राज्य बना। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारत का राज्य बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का राज्य बनाया गया? तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा मेरे मित्रों ध्यान रखना, इसको क्या बनाया गया? भारत का राज्य बनाया गया। यहां पर हमने मोटी मोटी देखिए, मैं एक इसको 2 मिनट में इसको एक बार रिवाइज करूं। मैंने यहां पर जिक्र किया किसका? स्टेट का जिक्र किया। पहले सबसे पहले भारत का किया। भारत का ये जिक्र काफी बार हो चुका है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है आपको पता है? रसिया है। दूसरे नंबर पर आपको पता है कौन है? कनाडा है। तीसरे नंबर पर आपको पता है कौन है? चीन है, जो हमारा परम मित्र है। चौथे नंबर पर कौन है? हमारा परम मित्र, वो भी परम मित्र ही, अमेरिका। 5वें नंबर पर कौन है आपका पता? ब्राजील है। 6ठे नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर कौन है? भारत। 8वें नंबर पर कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भाई 8वें नंबर पर कौन है? अर्जेंटीना है। तो हम यहां पर स्टेट का जिक्र किया कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। देखिए स्टेट, और वो बताऊंगा जब मैं आप लोगों को कौन सा स्टेट कब बना, उस समय मैं आपको डीप बताऊंगा, लेकिन यहां पर बस मोटा सा आपको ये पता होना चाहिए सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा आपका क्या है? आपका राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में, और सबसे छोटा कौन सा आपका? गोवा है। फिर मैंने थोड़ी सी गोवा के ऊपर बात करी कि कब बना, कैसे भारत का हिस्सा बना। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। साथ के साथ आप भाई राइट डाउन भी कर सकते हैं, और आप लोगों को पता भी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूं भारत की विश्व के अंदर स्थिति की। मैंने एक बार पहले ही बता दिया आपको थोड़ा सा कि भारत किस प्रकार से है। हिंद महासागर के मैंने ये भी जिक्र किया कि हिंद महासागर के साथ कैसे घुसा हुआ है। अरब सागर, हिंद महासागर का, बंगाल की खाड़ी, ये सब हिस्सा है। कौन सी साइड में कौन सा पड़ता है। कई लोगों को इशू रहता है, इशू क्या रहता है कि डायरेक्शंस का इशू रहता है। जब भी आप कभी मैप की तरफ इशारा सामने खड़े होंगे, तो बता दूं आपको दोस्तों, मैप की तरफ अगर आप मुंह करके खड़े हैं या मैप आपके सामने रखा है, तो आपके दाहिनी तरफ हमेशा क्या रहेगा? पूर्व। आपके दाहिनी तरफ पूर्व रहेगा, यानी कि ईस्ट रहेगा। और दाहिनी तरफ क्या होता है? सूर्य उदय होता है। जब दाहिनी तरफ ईस्ट है तो ईस्ट के सामने हमेशा क्या होता है? वेस्ट होता है, ध्यान रखना। और आपके सिर की तरफ, यानी कि अगर ऐसे हमने मैप को पकड़ा है तो आपके सिर की तरफ हमेशा क्या रहता है? उत्तर रहता है। और उत्तर के सामने क्या होता है? दक्षिण होता है। डायरेक्शन को लेकर के कभी कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्शन के क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं, ठीक है। तो जो मेरे परम मित्र हैं जिन्हें नहीं पता वो बता दूं, कभी भी डायरेक्शन को कंफ्यूज नहीं करना, डायरेक्शन को लेकर के कभी कंफ्यूज नहीं होना। डायरेक्शन तो बहुत सारी बनती है, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। मैं यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा फिलहाल, मैं सिर्फ अभी आप लोगों से इसी पे बात करी है जो मैंने बात करना चाह रहा था। अब बात करूं विश्व के अंदर इसकी स्थिति कैसी है। विश्व के अंदर इसकी स्थिति क्या है, इसके दाहिने बाएं पड़ोसी कौन कौन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, भारत के साथ लगने वाले पड़ोसी देशों की बात करूं तो भारत के साथ सबसे पहले मैं बात करूं सीमा रेखा की। हमने तटीय सीमा रेखा से प्रारंभ किया था, तो यहां पर एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया बन जाता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये भाई मैं एक बार रफ करना पड़ेगा, आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया तो नोट कर सकते हैं एक बार, या स्क्रीनशॉट जो भी लेना आपने ले सकते हैं। वैसे राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, उर्दू की है, समझ सकते हैं आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। गुजरात को खा गया है, चलिए कोई बात नहीं, बढ़ा भी देते हैं। यहाँ पे एक सरक्रिक बिंदु भी है, ध्यान रखना, सरक्रिक बिंदु भी आता है, जो भी वो जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, ऐसे उस बिंदु पर भी हल्का फुल्का विवाद है, खामखा का है, वो चलेगा। चलिए जब कभी सरक्रिक बिंदु पे बात करें तब बात करूंगा मैं उस बात को लेकर के। ओके, अब मैं बात करूँ कि भारत के आसपास कौन से, विश्व के अंदर भारत के आसपास कौन से देश लगते हैं,
उसके ऊपर बात करें, उनकी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखा। बचपन याद रखना आपने, वैसे क्या बन जाएगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। बचपन नंबर 2 पे चीन, बचपन। नंबर 3 पर पाकिस्तान, पाकिस्तान भाई। नंबर 4 पर आपका भाई नेपाल, बचपन, बचपन में भय। नंबर 5 पर है म्यांमार, 1 2 3 4 5 भय। 6 पे भूटान। 7 पर आपका क्या रहेगा भाई, अफगानिस्तान। ओके, आपसे क्वेश्चन करा जाए सिंपल कि भारत के साथ कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं, कितने देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो बचपन में भय, बचपन में भय रखना। तो बचपन में क्या है, वैसे बांग्लादेश बन गया आपका, बांग्लादेश है एक्चुअली भाई, थोड़ा हिंदी भी नहीं जाना। बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, उसके बाद आपका नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और है अफगानिस्तान है। ये सारे के सारे देश हमारे साथ क्या है, स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं भारत के साथ। यहां पर बात करूं पाकिस्तान है, यहां पर बात करूं मैं अफगानिस्तान है, इधर इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है भाई, यहां पर बांग्लादेश। और यहां पर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया सुंदर सा निकल करके आता है मेरे मित्रों, और वो क्वेश्चन क्या निकल करके आता है, भारत सबसे बड़ी सीमा रेखा किस देश के साथ बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे बड़ी किस देश के साथ बनाता है, तो वो मेरे मित्रों बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा कौन बनाता है, भारत बनाता है, और भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है। और अगर इस यहीं पर एक क्वेश्चन और भी निकल करके आ जाए आप लोगों के सामने कि सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ बनती है, तो सबसे बड़ी की बात करूं मैं बांग्लादेश, किलोमीटर भाई, 4096 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा, 4096 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये यहां पर है भाई बांग्लादेश, बांग्लादेश यहां अंदर घुसा हुआ, तो उसके 3 तरफ से भारत घेरता है। और बता दूं आप लोगों को, कई बार एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो आ ही आ जाता कि कितने किलोमीटर सीमा, साथ में ये क्वेश्चन भी आ जाता है मेरे मित्रों कि भारत की कितनी स्टेट बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, भारत की कितनी स्टेटों की बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, तो वो 5 है भाई। कितने, 5 स्टेटों की बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। ओके, अब जब मैंने सबसे बड़े की बात करी तो मैं सबसे छोटे की भी बात करूं कि सबसे छोटी सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है, तो ये अफगानिस्तान भाई, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। हमने सबसे बड़े की बात करी बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को लेकर के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे मित्रों। क्वेश्चन यह आ जाता है कि बांग्लादेश का आजादी से पूर्व क्या नाम था, कॉमन क्वेश्चन आ गया, बांग्लादेश का आजादी से पूर्व क्या नाम था। तो बांग्लादेश को किस नाम से जानते थे, पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि पूर्व के अंदर है तो पूर्वी पाकिस्तान। अगर ये पूछ लिया जाए, अगर ये पूछ रहे भारत की आजादी से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम क्या था, भारत की आजादी से पहले तो क्या था, पश्चिमी बंगाल। क्योंकि पश्चिमी बंगाल कैसे, क्योंकि कुछ हिस्सा हमने पाकिस्तान को दिया उस समय, वो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी आपको, लेकिन पॉलिटी की क्लास में मैंने जरूर जिक्र किया था कि किस प्रकार से कौन से एक्ट के तहत कैसे कैसे हिस्सा दे सकते हैं और कैसे हम ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। यहां पर मैं एक क्वेश्चन पॉलिटी का छोड़ रहा हूं मेरे मित्रों, जब भारत को इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं तो किस एक्ट के तहत और किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं, वो मेरे को कमेंट करके बताएंगे। जो मेरे स्टूडेंट है, मुझे मतलब इस बात का 100% विश्वास है कि मेरे स्टूडेंट मुझे जरूर इस बात का रिप्लाई करेंगे कि बांग्लादेश को किस एक्ट के तहत, या बांग्लादेश को जो हिस्सा दिया गया है, जो भूमि का टुकड़ा दिया गया है, उससे जो लिया गया, वो किस एक्ट के तहत लेन और देन किया जाता है, किस प्रकार से, कौन से एक्ट या अनुच्छेद के तहत किया जाता है। चलिए, यहां पर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं भारत का, तो यहां पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। यहां पर जो सीमा बनाती है उस सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ नाम के एक अंग्रेज अधिकारी होते थे जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच में, जो कि उस कमेटी के अध्यक्ष थे, और उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया रेड क्लिफ। कुछ मेरे मित्र बोलेंगे सर पाकिस्तान, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पाकिस्तान में भी जो सीमा रेखा निर्धारित की गई थी, रेड क्लिफ जो सीमा रेखा, वो पाकिस्तान में भी है भाई। पाकिस्तान की बात करें तो वो भी, इसका भी संबंध इससे है, रेड क्लिफ से। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो एक कमेटी थी उसके अध्यक्ष से सर रेड क्लिफ, उन्हीं के नाम पर सीमा रेखा निर्धारित कर दी गई, जिसे रेड क्लिफ नाम दे दिया गया, रेड क्लिफ नाम दे दिया गया। और उस समय ये जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का हिस्सा था।
तो ऑफिशियली सी बात है, इसका नाम भी, इस सीमा रेखा का नाम भी रेड क्लिफ रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया भाई? ओके, लंबाई पूछी 4096 किलोमीटर, क्लियर हो गया। और यहां पर बता दूं मैं, पहली बार भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे संविधान के जनक भी कहते हैं, संविधान के पिता भी बोलते हैं जिनको, पहली बार जब संविधान सभा के अंदर चुनाव लड़ करके आए थे तो पश्चिम बंगाल से लड़ करके आए थे। जब वो हिस्सा वापस चला गया था, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, वो हिस्सा जब भारत पाकिस्तान का वापस चला गया था तो उसके बाद में उनको पूना से या बंबई से इलेक्शन लड़ाया गया था भाई। ये आप लोग जो मेरे स्टूडेंट उन्हें पता है। उसके बाद फिर उनको वापस लाया गया था। ओके, अब बात करी सबसे बड़ी की, तो 4096 किलोमीटर छोटी है अफगानिस्तान। ये जो सीमा रेखा है, डूरंड सीमा रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। डूरंड सीमा रेखा के नाम से इसको अफगानिस्तान को जाना जाता है। और आप लोगों को बता दूं, एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो ये जो सीमा रेखा, ये कहां पर, पीओके। पीओके का मतलब क्या होता है? आज तक आप न्यूज में सुन रहे होंगे, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इस कश्मीर के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कश्मीर कौन सा? ये हमारा हिस्सा है। जब कभी बात हुई होगी कश्मीर को देने की, जो राजा हरि सिंह थे, जो जिस समय उन्होंने कश्मीर को दिया तो उन्होंने सारा कश्मीर भारत के अंदर शामिल किया था। लेकिन भारत की जो पाकिस्तान की जो हमारे जो पड़ोसी है, उसने क्या किया था कि सेना की मदद से कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा था, कब्जा कर लिया। और वो आज तक विवाद का विषय बनता आ रहा है। लेकिन ये हिस्सा हमारा है, हम लेकर के रहेंगे, ऐसा हमारे गृह मंत्री साहब बोल रहे हैं। इस हिस्से को नहीं, हमने बता दिया चीन को भी, हम अक्साई चीन को भी ले गए, वो भी हमारा हिस्सा है, ऐसा हमारे गृह मंत्री ने न्यूज में दिया है भाई। वो भी हमारा हिस्सा है। जब मैं उनकी जो कमेंटमेंट थे, अमित शाह साहब के कमेंटमेंट ये हैं कि जब मैं कश्मीर का जिक्र करता हूं, कश्मीर का नाम लेता हूं, पूरे कश्मीर का नाम लेता हूं, तो उस पूरे कश्मीर के अंदर ऑक्युपाइड पाकिस्तान, ऑक्युपाइड कश्मीर और साथ में अक्साई चीन दोनों हिस्से शामिल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। अगर आज की बात करें तो ग्राउंड पे हमारे साथ सीमा लगती ही नहीं इसकी, लेकिन हम इसको मानते हैं हमारा हिस्सा, तो हमारे साथ इसकी 106 किलोमीटर सीमा लगती है। ओके भाई, उसके बाद भूटान के साथ हमारी 699 किलोमीटर लगती है। भूटान के साथ हमारी कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। नेपाल भूटान आप लोगों को पता है, इस साइड है नेपाल भूटान। और इस साइड अगर पूर्वी, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है, जो पूर्वी जो राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, तो 7 राज्य उसके अंदर शामिल हैं। 7 सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, असम, ये सारे के सारे कहाँ हैं? 7 सिस्टर के अंदर काउंट होते हैं। आपको पता होना चाहिए। अभी तो मैंने ऐसे बता दिया आप लोगों को, लेकिन जब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? स्टेटों के ऊपर बात करेंगे, कौन सा स्टेट कब बना, कैसे कैसे, और कौन कौन से स्पेसिफिक स्टेट हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को डीप बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए, जो नागालैंड, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये 7 सिस्टर जो पूर्वी जो राज्य हैं, 7 सिस्टर के नाम से इनको जाना जाता है। ओके दोस्तों, ये रेड क्लिफ होगा। उसके बाद आता है अगला परम मित्र हमारा। अगला परम मित्र हमारा कौन है? चीन है। चीन का कितना भाई? 3488 किलोमीटर लंबी रेखा लगती है, सीमा रेखा 3488। और इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन। मैकमोहन, मैकमोहन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। यहां पर आप लोगों को बता दूं, आपसे पूछा जा सकता है कि चीन मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में लगती है, या रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों, सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच में लगती है? तो मैकमोहन रेखा चीन और पाकिस्तान के, चीन और भारत के साथ लगती है। ठीक है भाई। रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है। हाँ, यहां पे एक क्वेश्चन आप लोगों का छूट गया है। जो 5 राज्य हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 5 राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। कौन कौन से है भाई? पश्चिम बंगाल, इसके अंदर देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये राज्य बांग्लादेश के साथ क्या बनाते हैं? अपनी सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं ये राज्य भाई। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करी मैंने चीन की बात करी, तो चीन के साथ भी 5 स्टेट बनाते हैं, 5 स्टेट सीमा रेखा बनाते हैं भारत के। टोटल स्टेट बता दूं एक बार मैं, यहां पर टोटल 17 स्टेट अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं भारत के। टोटल 17 स्टेट अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं भारत के। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के टोटल कितने स्टेट अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं? तो 17 स्टेट अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं। यह आप लोगों ने ध्यान रखना है। चीन के साथ कौन सी रेखा? मैकमोहन 3488। उसके बाद पाकिस्तान के साथ लगती है रेड क्लिफ
चीन के साथ एक और लगती है जिस पे अभी विवाद था, LAC, जिसको एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, जो कि काल्पनिक रेखा है, कोई ऐसे बाउंड्री नहीं है। 1962 में जो जहां पे भारत के खड़े थे वहां उन्होंने अपनी सीमा, जहां पे चाइना के जो सैनिक खड़े थे वहीं से उन्होंने अपनी सीमा रेखा निर्धारण कर दिया। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, एक स्पेशल क्लास में लेके आऊंगा बहुत जल्दी, जो गलवान में हुआ, गलवान घाटी के अंदर जो हुआ, चाइना के साथ जो संबंधों को लेकर के जो कि एक हॉट विषय है, उसके ऊपर मैं आप लोगों के बीच में भारत और चाइना के संबंध के नाम से एक क्लास जरूर लेके आऊंगा। तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये विवाद क्या था, कैसे हमारे जो हमारे भाई हैं, जो 20 सैनिक भाई थे, उनको वो शहीद हुए, कैसे क्या क्या था, अब वो चाइना कैसे पीछे हट रहा है, क्या सिस्टम है, क्या उसके पीछे उसके मनसा थी, उन सब बातों पर हम एक बार जरूर जिक्र करेंगे, क्योंकि करंट से क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर बन जाते हैं। ओके, उसके बाद नेपाल के साथ लगते हैं, म्यांमार के साथ सीमा लगती है, अपनी भूटान के साथ सीमा लगती है। देखिए समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा दोस्तों, मैं यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगा। दोबारा जब भी आप लोगों के बीच में क्लास लेकर आऊंगा, मैं यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगा। मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा दूं। देखिए आज हमने क्या किया है वो मैं आप लोगों को एक बार 2 मिनट में बताना चाहूंगा कि आज हमने क्या किया है। देखिए हमने अपनी तटीय रेखा से प्रारंभ किया था, तटीय रेखा, उसके बाद टोटल तटीय रेखा, उसके बाद स्टेट सबसे बड़ा, तटीय रेखा जो बनाता है सबसे छोटा स्टेट, उसके बाद सबसे बड़ा यूटी, उसके बाद जो मतलब यूटी और स्टेटों में सबसे बड़ी जो सीमा रेखा बनाता है उसका जिक्र किया, उसके बाद वो क्षेत्र जहाँ पर सबसे छोटी सीमा रेखा बनती है उसका जिक्र किया। फिर हमने थोड़ा सा यूटी का जिक्र किया कि यूटी होता क्या है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं। उसके बाद फिर हमने ये जिक्र किया कि केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने। फिर उसके बाद ये भी आप लोगों के सामने जिक्र किया कि केंद्र शासित प्रदेश 5 अगस्त को जो नए 2 बनाए गए हैं वो कब बने हैं, उनकी घोषणा कब की गई है। उसके बाद फिर हमने आप लोगों के बीच में ये अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करी कि भारत किस प्रकार महासागर में, हिंद महासागर में घुसा हुआ है, कैसे किस देश के नाम पे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा, जिस देश के नाम पर सागर का नाम रखा गया है हिंद महासागर, तो वो सिर्फ भारत है। उसके बाद फिर हमने बात करी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं, तो वो आप लोगों के बीच में है। और यहाँ पर अब समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा दोस्तों, जल्दी ही फिर लेकर के मिलूंगा मैं अपनी एक और बेहतरीन क्लास के साथ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करना बेकार, आप लोगों को सिर्फ बोलना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो प्लीज़ अपना प्यार जरूर दिखाएंगे, कॉमेंट्स जरूर करेंगे। और जिस बच्चे ने मेरी क्लास इससे पहले वाली जो क्लास थी वो नहीं देखी है, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इसको कैसी भी रिक्वेस्ट समझ सकते हैं आप, ठंडी हॉट गर्म जैसी भी समझ सकते हैं। जो टाइम के ऊपर जो क्लास थी आप उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देखेंगे। इससे पहले जो हमारी मोटिवेशन क्लास थी, टाइम की पावर या जो समय का सदुपयोग, समय किस प्रकार से खेल खिलाता दिखाता है, उसके ऊपर आप एक बार ज़रूर उसको देखेंगे। उसके बाद जो ज्योग्राफी में आज जो हमारी भूगोल, भारतीय भूगोल के ऊपर जो हमने बात करी, ये जो नए स्टूडेंट है वो इससे पहले 3 क्लास निकल चुके हैं, उनको जरूर देखेंगे। देखिए हमारा उज्ज्वल परिवार की तरफ से एक मोटो रहता है, आप लोगों के बीच में कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। और मैं आज इस स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये बोल सकता हूँ, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, हमारा जो ढंग है वो इस प्रकार है। अगर आप विदाउट कॉपी पेन भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं 100% तो नहीं बोल सकता, पर हाँ 75% मैं दावा करता हूँ कि आप क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने मुँह से बड़ाई करने वाली कोई बात है नहीं, बाकी बताना तो हमारा फ़र्ज़ है, बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। जिसने आगे बढ़ना वो मेहनत करेगा भाई, जिसने नहीं बढ़ना, मेरी तरह यहीं रहना तो यहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलूंगा मैं जल्दी आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के।